अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 के अंदर हमने डिमांड वाला पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हमने सप्लाई को स्टार्ट किया था और अपने लास्ट लेक्चर में सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की थ्योरी, इसकी इक्वेशन और उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशंस हमने डिस्कस की। ठीक है, तो आज हम अपने लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम लॉ ऑफ सप्लाई को टेबल या स्केड्यूल की सूरत में देखते हैं। देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता था? लॉ ऑफ सप्लाई कहता था कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसके जो सेलर होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं, और जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई कम कर देते हैं। इसका मतलब क्या था कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में एक पॉजिटिव रिलेशन था। ठीक है, इसी को टेबल की सूरत में देखते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस जब 5 थी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड 5 थी। प्राइस कम हुई, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, प्राइस मजीद कम हुई, क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई, और इसी तरह ये चलता जाएगा। अगर हम प्राइस को बढ़ाएं, एक चीज़ थी जिसकी प्राइस 1 थी, इस पे 1 यूनिट सप्लाई किया जा रहा था। जब इसकी प्राइस 2 हुई तो 2 यूनिट सप्लाई होने लगे, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी इसको बेचने वाले इसकी सप्लाई बढ़ाते जाएंगे। इसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि उनको लगता है कि वो अब महंगा बेच रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, सो प्राइस बढ़ने से वो सप्लाई बढ़ा देते हैं, प्राइस कम होने से सप्लाई कम कर देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम इसको ग्राफ की सूरत में देखते हैं। सेम स्केजुअल ग्राफ की सूरत में कैसा नजर आएगा। यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड लिख दी। 1 रुपए पे 1 यूनिट बिक रहा था, 2 रुपए पे 2 यूनिट्स, 3 पे 3, और ऑनवर्ड 4 पे 4 और 5 पे 5। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुई क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती रही। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हुई क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होती रही। और ये देखें, 1 पे 2 3 4, ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली मूवमेंट अलोंग द कर्व है। जैसे कि डिमांड के केस में हमने पढ़ा था, प्राइस की वजह से जब कुछ चेंज आता है डिमांड में तो हमने कहा था मूवमेंट अलोंग द कर्व है, प्राइस फैक्टर की वजह से है। ठीक है, तो ये अलोंग द कर्व चेंज आ रहा है। यहाँ पे भी, सप्लाई में भी, अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में कोई फर्क आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई फर्क आ रहा है, तो मूवमेंट अलोंग दी कर्व आ रही है। ठीक है, और ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है। ठीक है, ग्राफ को हमने देखा तो ये जो कर्व बनती थी ये बेसिकली पॉजिटिव कर्व बनती थी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन शो करती थी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इस कर्व के, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है और पॉजिटिव स्लोप कर्व है। ठीक है, सप्लाई का। नेक्स्ट मूव करते हैं। वहां पे हमने डिमांड के पोर्शन में पढ़ा था कि चेंज इन डिमांड की 2 रीजंस हो सकती हैं, चेंज इन सप्लाई की भी 2 रीजंस हो सकती हैं। सेम वैसे एक रीजन जो है वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो सकती है। ठीक है, वो रीजन है प्राइस फैक्टर की वजह से। एक जो है वो रीजन है नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, जिसको हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी चीज की सप्लाई में जो चेंज आ रही है वो या तो प्राइस फैक्टर की वजह से होगी, मतलब उस चीज के अपने प्राइस की वजह से। इसको एंडोजीनियस फैक्टर कहेंगे, इंटरनल फैक्टर कहेंगे, और ये एज पर लॉ ऑफ सप्लाई होगी। एक है रीजन नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, जो इसकी हमने अजम्पशंस पढ़ी हैं। ठीक है, ये ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन इट्स ओन प्राइस होगी, ये एक्सोजीनियस फैक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, और ये एज पर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी प्राइस फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा तो ये मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा, और जबकि नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से जब चेंज होगी सप्लाई तो ये शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो अब जरा हम मूवमेंट अलोंग द कर्व को देख लेते हैं। 2 ही सूरतें होती थी जिनमें मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, या तो एक्सटेंशन होगी या कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर ये इस साइड पे मूवमेंट आ रही है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, इसका मतलब है क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंड हो रही है, तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं। और अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी सप्लाई इस साइड पे जा रही है तो इसका मतलब है कंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, सुकड़ रही है क्वांटिटी। ठीक है, change in quantity supplied is same as change in supply is not the same as change in quantity supplied। ठीक है, ठीक है, इसकी हमने देखा था कि इन दोनों में फर्क होता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना। ठीक है,
एक कर्व में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना जो है वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई बेसिकली है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और ये या तो राइज आ सकता है लेफ्टवर्ड, या तो फॉल आ सकता है राइटवर्ड। ठीक है, ये आपकी से ओरिजिनल जो है वो सप्लाई कर्व थी। ठीक है, प्राइस बढ़ने से ये इस साइड पे शिफ्ट हुई तो या तो ये राइस होगा तो लेफ्टवर्ड होगा, या ये फॉल होगा तो राइटवर्ड होगा। ठीक है, इसको मजीद अच्छे से समझते हैं। तो सप्लाई कर्व के अंदर जो है वो प्राइस अगर सेम रहे और सप्लाई बढ़ जाए तो इस सप्लाई कर्व से एस ए से एस बी तक जब आप गए हैं तो आपकी सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। ठीक है, तो ये कर्व के अंदर जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट आया है। ठीक है, ये राइटवर्ड देखें, यहां से यहां पर शिफ्ट आ गया, और अगर देखा जाए तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट आया, इस साइड पे आता तो अपवर्ड शिफ्ट आता। अब जरा समराइज कर लेते हैं इन दोनों के दरम्यान में कंपैरिजन कि चेंज इन प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग दी कर्व आई है, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। और जब शिफ्ट आता है एक सप्लाई कर्व से दूसरे सप्लाई कर्व में तो हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ कर्व। ठीक है, और ये चेंज इन सप्लाई कहलाती है। ठीक है, और होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, और ये फैक्टर्स वही होंगे जो हमने assumptions में पढ़े होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।